Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स के बारे में। बेसिकली जो आपका साइबर फोरेंसिक वाला पार्ट रहता है वहाँ पर जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि हम साइबर फोरेंसिक्स को पूरा स्टार्टिंग करेंगे डिटेल से। यहाँ पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे। बाकी जैसे कि हम बाकी के सारे जो इतने भी टॉपिक्स रहते हैं उसको हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, उस तरह से इसके वीडियोस आएंगे, बट अभी नहीं आएंगे, कुछ टाइम के बाद इसको हम पूरा स्टार्टिंग से कवर करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला और बेसिक सा टर्म है आपका साइबर अटैक। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो साइबर टर्म है वो आपका कंप्यूटर जहाँ पे इन्वॉल्व रहता है वहाँ पर आपका ये टर्म आ जाता है साइबर। तो जितने भी तरह के आप पे कंप्यूटर के क्राइम्स रहते हैं या ऐसे जितने भी क्राइम्स जहाँ पर किसी भी तरह से कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उस तरह के जो आपके क्राइम्स हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे साइबर क्राइम्स। और जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो उस कंप्यूटर सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, उसका जो डेटा है, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी चीज़ें हैं उसका लीकेज करना, उसका आपका वायोलेशन करना उसकी सिक्योरिटी का, यानी कि कुल मिलाकर बात क्या हो रही है कि जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है उस पर किसी ने अटैक किया है। अटैक का क्या मतलब है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई दूसरा इंडिविजुअल जो कि उस सिस्टम का यूज़र नहीं है वो उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो इस तरह की जो आपके क्राइम्स रहते हैं इसको हम बोलते हैं साइबर अटैक। तो ये क्या है? एन अटेम्प्ट टू वायोलेट द सिक्योरिटी पेरीमीटर ऑफ अ लॉजिकल एनवायरनमेंट। और ये जो आपका साइबर अटैक रहता है यहाँ पर जो इनका मेन मोटिव होता है या जो मेन इनका फोकस रहता है वो क्या रहता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करना, जो बिजनेस प्रोसेस रहती हैं उनको डैमेज करना, जो फ्लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, monitoring targets, interrupting business tasks, extracting value, causing damage to logical or physical assets, or using system resources to support attacks against other targets। तो ये सारे जो होते हैं आपके जो साइबर अटैक जो भी इंडिविजुअल करते हैं उनका मेन मोटिव या मेन जो फोकस रहता है वो ये होता है। उसके अलावा जो साइबर अटैक्स रहते हैं इट कैन बी इनिशिएटेड थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी इन अ पब्लिकली एक्सपोज्ड सर्विस। जो यहाँ पर पब्लिकली एक्सपोज्ड सर्विस जितनी भी हैं उनमें जो वल्नरेबिलिटी होती है, वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी बहुत पावरफुल नहीं है, बहुत ही पावरफुल नहीं का मतलब है कि वो आराम से कोई भी उसको ब्रीच कर सकता है। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी रहती है उसको एक्सप्लॉयटेशन करना, तो इस तरह का काम आपका साइबर अटैक में यहाँ से आपका इनिशिएट होता है। यहाँ पर थ्रू ट्रिकिंग ऑफ अ यूज़र, बेसिकली ये करते कैसे हैं? जो भी यूज़र रहता है जिसका सिस्टम है उसको धोखा देना, उसको ट्रिक करना। और ये कैसे रहता है? कुछ आपको जैसे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, स्पैम्स जो रहते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस अटैचमेंट अवेलेबल होता है। जैसे ही कुछ आपकी वेबसाइट लिंक्स रहती हैं या कुछ ऐसा आपका उसमें टेक्स्ट रहता है जिस पे अगर आप हल्का सा भी क्लिक कर देते हैं गलती से भी तो आपका जो सिस्टम रहता है उसकी जो एक्सेस रहती है वो दूसरे को मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपका इस तरह कुछ इन्फेक्शियस अटैचमेंट्स रहते हैं। इवन कॉजिंग ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन और एक्सप्लॉयटेशन टूल्स थ्रू इनोसेंट वेबसाइट विजिट्स। तो जनरली आप बहुत सारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें रहती हैं जिस पे कहीं भी गलती से क्लिक कर देते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं आपके कहीं ना कहीं साइबर अटैक का पार्ट रहता है। तो उम्मीद करती हूँ जहाँ तक आपको साइबर अटैक समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो है डेटा ब्रीच, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा थेफ्ट। अब यहाँ पर पहले तो ये क्या होते हैं और फिर इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आप इन तीनों ही टर्म्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें डेटा ब्रीच की तो ब्रीच का मतलब रहता है कि जो भी आपके पास सिस्टम में या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई दूसरा इंडिविजुअल लीक कर रहा है, उसको ब्रीच कर रहा है। ब्रीच का मतलब होता है वायोलेशन। ठीक है, तो द अकरेंस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा असेट्स और एब्यूसिव यूज ऑफ अ प्राइवेट आईटी इन्वायरमेंट। तो जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस,
उसमें जो भी डेटा एसेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन, जो भी प्राइवेट आईटी इन्वायरमेंट है उसमें उनका एब्यूजिव यूज़ करना। तो ये सारा का सारा बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका लीकेज कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, तो वो आपका हो जाएगा डेटा ब्रीच। Generally, a data breach results in internal data being made accessible to external entities without authorization। यहाँ पर ऑथराइजेशन लिए बिना ही किसी दूसरे इंडिविजुअल की डेटा को, उसका इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना डेटा ब्रीच है। ऑथराइजेशन मतलब कि जो यूज़र है, यानी कि एक मान लीजिए ए इंडिविजुअल है, इसके पास कंप्यूटर सिस्टम है और एक इंडिविजुअल है बी। ये ए जो है इस सिस्टम का यूज़र है बट बी जो है वो इस सिस्टम का यूज़र नहीं है, तो बी को ए का सिस्टम यूज़ करने के लिए ए की परमिशन चाहिए होगी। तो अगर ए जो है बी को परमिट कर देता है कि हाँ आप मेरा सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो है ए ने बी को ऑथराइज कर दिया कि वो इस सिस्टम को अब यूज़ कर सकता है। बट जो आपका डेटा ब्रीच रहता है वहाँ पर क्या रहता है, ए को बी को जो है वो ए का सिस्टम यूज़ तो करना है बट उसको ए की परमिशन नहीं लेनी है। तो यानी कि जो बी है वो ए के सिस्टम को इलीगली यूज़ कर रहा है उसके परमिशन के बिना। तो ये चीज़ हो गया आपका डेटा ब्रीच। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है आपका डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है? अ सिक्योरिटी बेनिफिट that verifies data is unmodified and therefore original, complete and intact। इंटीग्रिटी का मतलब है कि कोई भी जो चीज़ है वो यूनिक है, उसमें कोई भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी बेनिफिट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। तो डेटा इंटीग्रिटी जो रहता है वो वेरीफाई करता है कि जो भी सिस्टम में डेटा अवेलेबल है वो अनमॉडिफाइड है, यानी कि उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। और इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा है वो ओरिजिनल है, कंप्लीट है और इंटैक्ट है। तो ये हो गया आपका डेटा इंटीग्रिटी। डेटा थेफ्ट का क्या मतलब है? एक्ट ऑफ इंटेंशनली स्टीलिंग डेटा। इंटेंशन कोई ना कोई मोटिव रखते हुए, कोई ना कोई पर्पस रखते हुए किसी दूसरे इंडिविजुअल के जो डेटा है उसको स्टील कर लेना, उसको चुरा लेना, डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट कैन अकर वाया डेटा लॉस, यानी कि फिजिकल थेफ्ट कर लेना, या फिर डेटा लीकेज, लॉजिकल थेफ्ट कर लेना। डेटा लॉस अकर्स व्हेन अ स्टोरेज डिवाइस इज लॉस्ट और स्टोलन। एंड डेटा लीकेज कब होता है? जब कॉपीज ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय अनऑथराइज्ड एंटिटीज। तो डेटा थेफ्ट क्या है? कोई एक इंडिविजुअल है, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के जो सिस्टम है उसमें जो भी डेटा अवेलेबल है उसको लीक करना है, और लीक करने के लिए कोई ना कोई उसका इंटेंशन है, कोई ना कोई उसका पर्पस है। तो इंटेंशनली डेटा को स्टील करना। और डेटा थेफ्ट दो तरह से होता है। एक तो डेटा लॉस। डेटा लॉस में क्या होगा? जो भी स्टोरेज डिवाइसेस रहती हैं वो गायब हो जाती हैं, वो चुराई ली जाती हैं। और दूसरा जो रहता है वो डेटा लीकेज रहता है, जहाँ पर जो आपका सिस्टम में डेटा अवेलेबल है उसकी कॉपीज़ बना ली जाती हैं, उसको हम वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे कि एक सिस्टम में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये सारा कुछ डेटा है, तो इस डेटा को हमने ट्रांसफ़र कर लिया अपने दूसरे डिवाइस में, कोई पेन ड्राइव में, तो इससे हमारे पास उनके डेटा की कॉपी मिल गई। तो इस तरह का डेटा थेफ्ट जो रहता है उसको हम बोलते हैं डेटा लीकेज। तो अब यहाँ पर डेटा ब्रीच, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा थेफ्ट में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। डेटा इंटीग्रिटी सिंपल सा है कि जो भी डेटा है उसकी जो ओरिजिनल है उसमें कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, इस चीज़ को वेरीफाई करता है, तो वो हो गया डेटा इंटीग्रिटी। डेटा ब्रीच क्या है? जहाँ पर हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के डेटा का एक्सेस लेते हैं मतलब कोई भी ऑथराइजेशन के बिना, अनऑथराइजिंगली। तो इस तरह का जो आपका ब्रीच हो गया वो आपका डेटा ब्रीच हो गया। डेटा थेफ्ट दो तरह से होता है। इसके लिए डेटा थेफ्ट के लिए कोई ना कोई पर्पस ज़रूर से होगा डेटा को स्टील करने के लिए। इसको हम दो तरह से करते हैं, डेटा लॉस या डेटा लीकेज। दो तरह से, यानी कि फिजिकल थेफ्ट आपका डेटा लॉस और डेटा लीकेज आपका हो गया लॉजिकल थेफ्ट। तो यहाँ पर डेटा लॉस करने के लिए आपको जो भी स्टोरेज डिवाइस रहती हैं, जैसे कि हार्डवेयर्स हो गया, आपकी हार्ड ड्राइव्स जो रहती हैं उसको हम चुरा लेंगे, पेन ड्राइव्स रहती हैं उसको हम चुरा लेंगे। और जो डेटा लीकेज है वहाँ पर जो भी डेटा रहता है उसकी हम कॉपीज़ तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया आपका डेटा ब्रीच, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा थेफ्ट। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है डॉस,
डेनियल ऑफ सर्विस, आपने कई बार सुना होगा डॉस अटैक या फिर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो भी आपके एग्जाम्स में जनरली पूछी जाती है। तो DOS, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो इट इज़ एन अटैक दैट अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक एक्सेस टू एंड यूज ऑफ अ रिसोर्स। जो भी आपका सिस्टम है उसमें जो एक्सेस है उसको ब्लॉक कर देना, मतलब कि आपके कंप्यूटर सिस्टम है, आप ही का है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी दूसरे इंडिविजुअल ने वो सिस्टम का जो एक्सेस है उसको ब्लॉक कर दिया है। तो जो इस तरह का अटेम्प्ट रहता है इसको हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जो डिनायल होता है इसका ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, यानी कि जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इसका मतलब जो आपके सिस्टम की एक्सेस थी आपके पास उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसका मतलब हो गया DOS यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ अवेलेबिलिटी। ये जो आपका डॉस अटैक रहता है ये अवेलेबिलिटी का वायोलेशन रहता है। इसके अलावा जो डॉस अटैक है इंक्लूड करता है फ्लडिंग अटैक्स, कनेक्शन एग्जॉशन एंड रिसोर्स डिमांड। रिसोर्स की डिमांड, कनेक्शन का बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना और फ्लडिंग अटैक्स, बहुत सारे अचानक से अटैक्स हो जाना, ये सारा का सारा आपका डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स के अंदर ही हम इंक्लूड करते हैं। जो फ्लडिंग अटैक होता है वो क्या होता है, ये मैसिव अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक भेजता है टू द टारगेट, ओवरलोडिंग द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस एंड सर्वर्स टू हैंडल द रॉ लोड। बेसिकली जो सिस्टम रहता है वहाँ पर बहुत सारा अमाउंट में ट्रैफिक भेजता है टारगेट ओवरलोडिंग करने के लिए, और जो नेटवर्क डिवाइस की जो एबिलिटी होती है और जो सर्विस होते हैं रॉ लोड को हैंडल करने के लिए। तो ये सारा का सारा आपका फ्लडिंग अटैक, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे अमाउंट में नेटवर्क ट्रैफिक आ जाना, वो हो गया आपका फ्लडिंग अटैक। अगर हम बात करें कनेक्शन एग्जॉशन की, तो कनेक्शन एग्जॉशन क्या है, रिपीटेडली मेक्स कनेक्शन रिक्वेस्ट टू अ टारगेट to consume all system resources related to connections which prevents any other connection from being exhausted or maintained। तो इसमें क्या हो गया, कनेक्शन एग्जॉशन में क्या है, रिपीटेडली यानी कि बार बार आपको कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट आती है किसी भी टारगेट सोर्स के ऊपर, जिससे कि जितना भी सिस्टम में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसको कंज्यूम करा जा सके, एंड फिर जो कनेक्शंस होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं दूसरे तरह के कनेक्शंस को इस्टेब्लिश होने से। यानी कि इतने ज़्यादा आपके पास रिपीटेडली रिक्वेस्ट आएंगी कि जो आपका सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा हैंग करने लगता है, एंड उसका जो कनेक्शन रहता है वो किसी दूसरे सिस्टम से, यानी कि जो दूसरा कनेक्शन रहता है उससे फिर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा होता है। तो ये चीज़ हो गया कनेक्शन एग्जॉशन, बहुत सारा कनेक्शन आ गया जिसकी वजह से कनेक्शन ही खत्म हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रिसोर्स डिमांड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो जो रिसोर्स डिमांड डॉस होता है इसमें क्या रहता है कि बार बार जो भी सर्वर रहता है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट रिपीटेडली जाती रहती है, जिससे क्या रहता है जो सर्वर रहता है उस सिस्टम का उसको बिजी रखा जा सके टू रिस्पॉन्ड टू अदर रिक्वेस्ट। इतना ज़्यादा बिजी रख देंगे कि जो दूसरा जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम रिप्लाई ही ना कर पाएँ, उसको हम रिस्पॉन्ड ही ना कर पाएँ। तो ये आपका रहता है रिसोर्स डिमांड डॉस में। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका फ्लडिंग अटैक, दूसरा हो गया आपका कनेक्शन एग्जॉशन, और तीसरा हो गया आपका रिसोर्स डिमांड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एव्स ड्रॉपिंग। तो एव्स ड्रॉपिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ लिसनिंग इन ऑन अ ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र और कंजर्वेशन। तो ये एक तरह का लिसनिंग करने का यानी कि कुछ भी सुनने का एक्ट होता है। आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र होता है, कोई कन्वर्सेशंस होती है, तो वहाँ पर आपका जो एक्ट ऑफ लिसनिंग होता है ये एक तरह का। उसके अलावा इट कैन बी यूज्ड टू रिफर टू बोथ डेटा पैकेट कैप्चर ऑन अ नेटवर्क लिंक ऑल्सो नोन एज स्नाइफिंग। स्नाइफिंग क्या होता है, जो आपका कैप्चर जो भी आपका डेटा पॉकेट नेट कैप्चर्स होते हैं नेटवर्क लिंक में उसको हम स्नाइफिंग बोलते हैं। एंड टू ऑडियो रिकॉर्डिंग यूजिंग अ माइक्रोफोन, यानी कि हम यहाँ पर जो आपकी स्नाइफिंग होती है और जो
ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है माइक्रोफोन का यूज़ करते हुए, इन दोनों का ही यूज़ करते हुए हम इवेस ड्रॉपिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका इवेस ड्रॉपिंग एंड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका हैकर एंड हैक्टिविज्म। तो हैकर क्या होता है? अ पर्सन who has knowledge and skill in analyzing program code or a computer system, modifying its functions or operations and altering its abilities and capabilities। तो जो भी सिस्टम है उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके ऑपरेशंस हैं, जो फंक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना, उसको ऑल्टर करना, और इसके लिए ऐसा पर्सन जो कि बहुत स्किल्ड होता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसको हम बोल देते हैं हैकर। हैकर जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होती है आपकी एथिकल हैकर, दूसरे होते हैं आपके अनएथिकल हैकर। एथिकल हैकर जहाँ पर आपकी जो हैकिंग कराई जा रही होती है वो लीगल होती है, तो उसको हम बोलेंगे एथिकल हैकिंग। और जहाँ पर इलीगली कोई इंडिविजुअल हैकिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं अनएथिकल हैकिंग। अब यहाँ पर एथिकल हैकिंग में भी आपका जो हैकर है मे बी एथिकल एंड ऑथोराइज्ड, द ओरिजिनल डेफिनेशन, और मे बी मैलिशियस और अनऑथोराइज्ड। जो आपका अनऑथोराइज्ड होगा उसको हम मैलिशियस बोल सकते हैं, और जो आपका एथिकल होगा उसको हम ऑथोराइज्ड बोल सकते हैं। हैकर्स कैन रेंज फ्रॉम प्रोफेशनल्स who are skilled programmers to those who have little to no knowledge of the specifics of a system or exploit but who can follow directions. In this instance they are called script kiddies। तो बेसिकली हैकर्स तो वो हो गए जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, नो कंप्यूटर सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, स्किल्ड प्रोग्रामर्स होते हैं, ये आपके हो गए हैकर्स। अब यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है, बहुत कम नॉलेज होती है किसी भी सिस्टम के बारे में, बट फिर भी वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसके डेटा को लीक कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं किसी भी सिस्टम को। तो उस तरह के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं जो बेसिकली एक प्रॉपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हैक करते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रिप्ट किडीज़ क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं हैक्टिविज्म। तो हैक्टिविज्म क्या होता है? अटैकर्स who attack for a cause or belief rather than some form of personal gain। हैक्टिविज्म जो रहता है, जो हैक करता है इंडिविजुअल, वो किसी ना किसी मतलब से कर रहा होता है, लेकिन वो हैकिंग करने में उसका खुद का कोई भी पर्सनल गेन नहीं होता है। हैक्टिविज्म इज ऑफन व्यूड बाय अटैकर्स एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और फाइटिंग फॉर देयर परसीव्ड राइट और जस्टिस। ऐसे इंडिविजुअल जो अपने राइट, अपने जस्टिस के लिए जो भी सिस्टम रहता है उसको हैक करते हैं, उस पर अटैक करते हैं कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो आपका हैक्टिविज्म कहलाते हैं। एंड हाउएवर इट इज़ स्टिल एन इलीगल एक्शन इन मोस्ट केसेस व्हेन द विक्टिम्स टेक्नोलॉजी और डेटा इज अब्यूज्ड, हार्म्ड और डिस्ट्रॉयड। ये जो आपका हैक्टिविज्म है कुछ हद तक इलीगल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो विक्टिम की टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो डेटा होता है उसको अब्यूज़ किया जाता है, उसका हार्म किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये सारा हो गया आपका हैक्टिविज्म। ओवरऑल हैक्टिविज्म क्या है? जो भी तरह के प्रोटेस्ट हैं, फाइट हैं, अपने राइट्स, जस्टिस, ये सारी चीज़ों के लिए किसी दूसरे के सिस्टम को अटैक करना, उसको हैक करना, हैक्टिविज्म कहलाते हैं। जो इंडिविजुअल करते हैं उनको हम हैक्टिविज्म बोलते हैं। एंड ये कुछ हद तक आपका इलीगल एक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी विक्टिम है जिसका डेटा के साथ हम हैकिंग कर रहे हैं, तो उसका डेटा डिस्ट्रॉय होता है, उसका जो डेटा रहता है उसका गलत यूज़ होता है। तो ये सारा का सारा आपका हैक्टिविज्म कुछ हद तक आपका इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमने टर्म्स को पढ़ा हुआ है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी के अभी और भी सारे टर्म्स हैं जिसको हम अपने आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे। बाकी इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो आपको हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, उससे कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।